हेलो बच्चों, मैं यस सर और आज क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। कह रहा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस नगर में जो है आतंक का माहौल था, एक अलार्म पे था, वो आतंक का माहौल छाया हुआ था। क्या था आतंक का माहौल, क्यों ऐसा बना था, आइए देखते हैं। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स। कमांड करने का मतलब होता है आदेश देना, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिकों को। राजा जो था सैनिकों को आदेश दे दिया था। क्या आदेश, क्या चीज का दिया था? टू मूव इनटू द सिटी, शहर में प्रवेश करने का। यानी राजा जो था, सम्राट जो था वहां का, फ्रांस का, उसने जो है सेना को शहर में घुसने का जो है आदेश दे दिया था। र्यूमर्स स्प्रीड, ऐसी अफवाहें फैल चुकी थी उस समय, अफवाह थी डेट की ही वुड सून, वह जल्द ही ऑर्डर, ही वुड सून ऑर्डर, वह जल्द ही आदेश देगा द आर्मी, सेना को। किस चीज का आदेश देगा? टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, नागरिकों को पर जो है गोली चलाने का आदेश देगा। ऐसी अफवाहें फैल चुकी थी उस समय कि वह सेना को जो है नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है ना। सम 7,000 मेन एंड वीमेन गेदर्ड, लगभग जो है 7,000 मर्द और औरत जो है गेदर्ड हुए, एकत्रित हुए, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसके सामने? द टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने लगभग 7,000 महिला और पुरुष एकत्रित हुए। एंड, और डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, उन्होंने निर्णय लिया कि जन सेना बनाने का, लोगों की एक सेना के गठन करने का उन्होंने निर्णय लिया, है ना, उसको फॉर्म करने का उन्होंने डिसीजन लिया। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, तो पास्ट में है दे ब्रोक इनटू, वे जबरदस्ती घुस गए, है ना। अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कई सारे सरकारी भवनों में जो है वो जबरदस्ती घुस गए। किस चीज के लिए? इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की खोज में। कौन? तो वहां के लोग, ठीक है, पेरिस शहर के लोग। फाइनली, अंततः जो है अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पीपल, सैकड़ों लोगों का एक समूह जो है मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के पूर्वी भाग, यानी कौन से शहर? पेरिस शहर, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर वो क्या कर पड़े? चल पड़े, मार्च कर दी। एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, द बास्टिल, बास्टिल जो था ना, बास्टिल एक प्रिजन था, एक जेल था जो कि राजा के निरंकुश, जो उसका डिस्पोटिक पावर था, जो उसका निरंकुश जो शक्ति था ना, उसको दिखाता था। तो क्या करता था, किसी को भी पकड़ के जो है उसमें बंद कर देता था, जेल में बंद करवा देता था। तो जो बास्टिल था ना, बास्टिल से लोगों को बहुत चिढ़ थी। तो क्या लिख रहा है? एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टिल, लोगों ने क्या किया कि जो बास्टिल, जो किले की जो जेल थी ना, फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला और प्रिजन का मतलब होता है जेल, उसको क्या कर दिया? स्टॉर्म कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, है ना। वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशंस, जहां उनको ऐसी आशा थी कि बहुत सारा जो है रखा हुआ गोला बारूद मिलेगा, संचित गोला बारूद वहां मिलेगा, होर्डेड एम्यूनिशंस होगा, वहां उनको प्राप्त हो जाएगा भारी मात्रा में गोला बारूद। ऐसी आशा के साथ उन्होंने क्या किया कि जो बास्टिल था, उस बास्टिल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। इन द आर्म्ड फाइट, आर्म्ड
फाइट का मतलब होता है हथियारों के साथ जो लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, हथियार से सशस्त्र जो लड़ाई होती है। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, ये जो सशस्त्र जो लड़ाई हो रही थी, जो कि हथियार के लिए जो सर्च कर रहे थे, शस्त्र के साथ जो लड़ाइयाँ चल रही थी, द कमांडर ऑफ बास्टिल वाज किल्ड, बास्टिल का जो कमांडर था, बास्टिल जो प्रिजन था, जो जेल था, उसका जो कमांडर था वो क्या कर दिया गया, मार दिया गया, किल्ड कर दिया गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो उसमें कैदी थे वे मुक्त कर दिए गए, उनको जो है कब्जे से मुक्त कर दिया गया, उनको छुड़ा लिया गया। दो दे वर ओनली 7 ऑफ देम, वो सिर्फ 7 थे, कैदी सिर्फ 7 थे। 8 द बास्टिल वाज हेटेड बाय ऑल, फिर भी जो है बास्टिल को सब कोई जो है क्या करता था, नफरत करता था। तो इसके पीछे रीजन क्या था, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा के निरंकुश शक्ति के लिए ये बास्टिल बनाया गया था, इसीलिए जो है सभी क्या करते थे, बास्टिल से नफरत करते थे। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड, जो फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला, और डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, है ना, ढाह देना। जो किला था उसको ढा दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। एंड और इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, और इसके जो पत्थर के जो टुकड़े थे ना, वर सोल्ड इन द मार्केट, उसको बाजारों में बेचे गए। जो बास्टिल जो था, प्रिजन था, उसको फोर्ट्रेस को ढाकर उसके पत्थर के टुकड़ों को बाजारों में बेचे गए। टू ऑल दोज, उन सभी लोगों को, हु विश टू कीप अ सुवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, सुवेनियर में होता है यादगार में, उन सभी लोगों को जो ये इस इच्छा रखते थे, विश रखते थे कि अपने यादगार में किसके, इसके डिस्ट्रक्शन को, किसके डिस्ट्रक्शन को, तो जो बास्टिल था उसके विनाश को जो है याद में जो संजोए रखना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जो है बास्टिल का जो स्टोन फ्रेगमेंट्स था, जो टुकड़े थे, जो अवशेष थे, उनको बेच दिया कि भाई जो भी उसको स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहते हैं, सजोना चाहते हैं, वो आए और परचेज करके मार्केट से लेकर जाए। ओके, द डेज डेट फॉलो सा मोर रियोटिंग, रियोटिंग का मतलब होता है दंगे, है ना। द डेज डेट फॉलो सार मोर रियोटिंग, इस घटना के बाद से जो है कई सारे दंगे हुए, कई सारे संघर्ष हुए। बोथ, दोनों जगह, कहाँ कहाँ, इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, पेरिस में और जो ग्रामीण इलाका था ना, जो देहाती क्षेत्र थे देश के, वहां कई सारे जो है दंगे हुए, कई सारे संघर्ष हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अधिकांश लोग किसके अगेंस्ट में, तो जो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड था, जो ब्रेड के जो पावरोटी की जो महंगी कीमतें थी, उसके विरोध में जो है बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सारे अधिकांश जो जनता थी वो विरोध कर रही थी। प्रोटेस्ट करना का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्टिंग। मच लेटर, बाद में, वेन हिस्टोरियंस, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब वापस जो है इस समय पर देखते हैं, कौन, जो यानी घटना बीतने की बहुत बाद की बात हो रही है, जब हिस्टोरियंस के जो इतिहासकार हैं उनकी नज़र इस घटना पर पड़ती है जो बास्टिल को बर्बाद किया जाता है, दे सा इट एज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, उन्होंने इसको देखा कि घटनाओं के एक श्रृंखला के शुरुआत के तौर पे उन्होंने देखा, डेट अल्टीमेटली, जिसका अंत में क्या होता है, लेड टू द एग्जीक्यूशंस, एग्जीक्यूशंस का मतलब होता है फांसी, ऑफ द किंग इन फ्रांस, जो कहाँ लेकर जाता है, तो जो फ्रांस का राजा है उस राजा को जो है फांसी तक लेकर जाता है। इतिहासकारों ने जो है बाद में जब देखते हैं, बाद में इस दौर का जब वो अवलोकन करते हैं, तो इसे जो है एक लंबे घटना क्रम की जो है ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में वो देखते हैं, जिसकी परिणामी, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि फ्रांस के जो राजा है उसको जो है फांसी
दे दी जाती है, उसको फांसी पे जाना पड़ता है ना। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, मोस्ट पीपल एट द टाइम, उस समय बहुत सारे जो लोग थे, डिड नॉट एंटिसिपेट, उनको ऐसी आशा उम्मीद नहीं थी, है ना, दिस आउटकम, ऐसे रिजल्ट की, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, परिणति, कि एंटिसिपेट यानी आशा नहीं थी, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का केस होगा कि राजा को क्या होना कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसी को जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे के बहुत सारे टॉपिक्स में। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है फिगर दिया हुआ है, और यहाँ देखिए ये बास्टिल है, ये बास्टिल है, और ये लोग हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा बास्टिल को ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ लिखे हुए हैं कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, यानी बास्टिल का ध्वंस लिखा हुआ है। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बास्टिल, आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कोमेमोरेटिंग द इवेंट्स। बास्टिल ध्वंस होने के बाद जो है चित्रकारों ने क्या किया कि कई सारे इसकी याद में जो है कई सारे चित्र बनाए, जिसमें से एक चित्र के यहाँ दिया हुआ कि लोग जो है इसको क्या कर रहे हैं, बास्टिल को ध्वस्त कर रहे हैं। बास्टिल क्या था, एक प्रिजन था, एक जेल था, जिसमें कैदियों को राजा जो है रखता था, अपने निरंकुशता का परिचय देता था। ओके, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। इसको जूम कर लूं। इन 1774, 1774 में लुई 16 ऑफ द बोर्बन फैमिली ऑफ किंग्स, जो बुर्बो राजवंश के लुई 16वें थे, एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो थ्रोन था, जो राजगद्दी था, जो सिंहासन पर था, उस पे एसेंड किया। एसेंडेड का मतलब होता है उस पे आसीन होना, उस पे बैठना, चढ़ना, ठीक है। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, वे 20 साल के थे, एंड मैरिड टू ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट, और ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से उनकी क्या हुई थी, शादी हुई। अपॉन हिज एक्सेशन, जब वो जो है राजगद्दी पर बैठे, यानी राजयोहण के समय, द न्यू किंग फाउंड एन इम्पटी ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है राजकोष, है ना, ट्रेजरी। तो जो नए राजा थे, यानी जो लुई 16वें थे, उन्होंने राजकोष को क्या पाया, इम्पटी पाया, खाली पाया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, लंबे समय तक जो चला युद्ध था, हैड ड्रेन्ड, ड्रेन का मतलब होता है कि नष्ट कर देना, खाली कर देना, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, ऑफ फ्रांस, यानी लंबे समय तक जो युद्ध चला था, युद्ध चलने के कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे वो क्या हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। एडेड टू दिस वाज द कोस्ट ऑफ मेंटेनिंग, इसमें और क्या ऐड हो रहा था, द कोस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साय, यानी उस समय का जो इमेंस का मतलब होता है विशाल, पैलेस का मतलब होता है महल, वर्साय, वर्साय का जो विशाल महल था, उसके मेंटेनेंस का जो फिजूल खर्च था, उसके रख रखाव का, उसको राज दरबार के शान शौकत को बनाए रखने का जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था, फिजूल खर्च हो रहा था, वो जो है और उसके ट्रेजरी को खाली कर दिया था, उसके खजाने को, राजकोष को खाली कर दिया था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, लुई 16वें के शासनकाल में जो है फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को भी क्या किया, मदद किया, हेल्प किया, है ना। टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनेमी ब्रिटेन, साझा जो दुश्मन था अमेरिका का और फ्रांस का, जो साझा दुश्मन था कौन था, ब्रिटेन था।
वो ब्रिटेन क्या कर लिया था कि अमेरिका के जो 13 उपनिवेशों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो उन 13 उपनिवेशों को जो है उसने मदद किया, सहायता किया कि भाई आप अपना स्वतंत्रता, अपनी इंडिपेंडेंस को गेन कर लो, प्राप्त कर लो। ओके। द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज टू अ डेप। उस युद्ध से क्या हुआ, 1 बिलियन से अधिक लिब्रे का कर्ज हो गया उसके ऊपर। डेट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। उसके ऊपर ऑलरेडी जो है 2 बिलियन लिब्रे से अधिक कर्ज था, और युद्ध के कारण, युद्ध में जो उसने मदद किया, जो उसमें हेल्प किया, उसके कारण जो है एक जो है 1 बिलियन लिब्रे का और कर्ज उस पर जो है क्या हुआ, एक बिलियन से अधिक लिब्रे का कर्ज और चढ़ गया, मोर देन 1 बिलियन, ए बिलियन। लेंडर्स का मतलब होता है कर्जदाता, जो साहूकार होते हैं। हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो राज्य को क्या किया था, जिसने कर्ज दिया था। नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई जो भी हमने कर्ज दिया उस पर 10% हम इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। इसीलिए जो फ्रांस की जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार, अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। ऑब्लिग थी कि भाई जो कर्ज बढ़ रहा है मेरे ऊपर ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, उसको तो चुकाना पड़ेगा, किसी तरह ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेज, इसके जो है दिन प्रतिदिन के जो खर्चे थे, नियमित जो खर्चे थे, जैसे कौन, सच है जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, सेना के रख रखाव का जो खर्च था, है ना। द कोर्ट, राज दरबार, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज। द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेज। राज दरबार, सरकारी कार्यालय, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे या विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको चलाने के लिए जो भी खर्च आ रहे थे, उसके लिए जो है जो फ्रांसीसी सरकार थी ना, जो स्टेट था, वो मजबूर था, उसको मजबूर हो गया कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जो कर है, जो टैक्स है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। इसके अलावा ये जो हुआ कि भाई मुझे टैक्स बढ़ा देना पड़ेगा, यह कदम जो था ना, यह भी नाकाफ़ी था, यानी यह भी सेटिस्फाइड, या यह भी जो है वो आवश्यकता को पूरा करने वाला कदम नहीं था कि हाँ इसमें हम अपनी आवश्यकता को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज वाज डिवाइडेड, बटा हुआ था, इनटू 3 स्टेट्स, 3 स्टेटों में, स्टेट में क्या था, बटा हुआ था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्सेस, और सिर्फ जो तीसरी स्टेट के लोग थे, जो जनसाधारण लोग थे, अभी सबका स्टेट हम जानेंगे कि इसमें क्या थे, उनको सिर्फ जो है टैक्स को पेड करना होता था, वे सिर्फ जो है ब्याज अदा करते थे, कर देते थे। ठीक है। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो वर्गों में विभाजित जो समाज था ना, जो स्टेट में बटा हुआ जो सोसाइटी था, वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का पार्ट था, अंग था। डेट डेटेड बैक टू द मिडल एज, जो कि मध्यकाल के मिडल एज के समय में जो फ्यूडल सिस्टम था, उसी का जो है क्या था, ये एक अंग था। क्या, तो जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स था, जो वर्गों में विभाजित जो समाज था। ठीक है। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। जो ओल्ड रिजीम जो टर्म था, जो पद था, जो प्राचीन राजतंत्र जो पद था, उस यूजुअली यूज्ड, सामान्यतः जो है उसका उपयोग होता था, डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस, फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं को के डिस्क्राइब के लिए, उनके वर्णन के लिए जो है इसका ओल्ड रिजीम टर्म का यूज होता था, है ना, ऑफ फ्रांस के बिफोर 1789, 1789 से पहले,
यानी कहने का मतलब क्या है कि 1789 से पहले जो है प्राचीन राजतंत्र जो शब्द है, जो टर्म है, जो पद है, इसका प्रयोग सामान्यतः जो है फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं को, जो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस था, इसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए, इसको बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized। चित्र 2 जो है फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था है उसको दिखाता है कि कैसे जो फ्रेंच का जो सिस्टम ऑफ स्टेट्स था वो कैसे ऑर्गेनाइज था, कैसे व्यवस्थित था, इसको दिखाने का काम करता है। अभी उस फिगर को हम लोग देखेंगे। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी आबादी के 90% जो है सिर्फ पीजेंट्स थे, सिर्फ किसान थे वहाँ पे। हाउएवर, फिर भी ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। उनमें से जो 90% वहाँ पीजेंट्स थे, उसमें से बहुत कम लोग के पास जो है अपना खुद का ज़मीन था, जहाँ वो खेती किसानी करते थे ना, वहाँ पे उसके जो कल्टीवेटेड करते थे, कल्टीवेटिव खेती बाड़ी जो करते थे, उसके ओन्ड यानी मालिक वो बहुत कम लोग थे उसमें से, बाकी किसी से बटाई लेकर या इस तरह से खेती करते थे। ठीक है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाई नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। लगभग 60% जो जमीन था ना, उस जमीनों के मालिक कौन थे, ऑनर कौन थे, तो जो नोबल थे, नोबल का मतलब जो तो कुलीन लोग, जो चर्च और अदर जो रिचर मेंबर थे, अन्य जो धनी मनी जो लोग हुए थे, अमीर लोग थे, उनका उस पर अधिकार था। थर्ड स्टेट के ये लोग थे, उनका उस पर क्या था, अधिकार था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, प्रथम 2 स्टेट के जो सदस्य थे कौन थे, डेट इज जो है द क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है पादरी वर्ग, एंड द नोबिलिटी, और जो है जो नोबल लोग हैं, नोबल का मतलब होता है कि कुलीन वर्ग, है ना, नोबिलिटी कुलीन वर्ग, जो नोबल लोग हैं, ये 2 लोग थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, जो प्रथम 2 स्टेट था उसके मेंबर कौन कौन थे, तो एक तो थे ये पादरी और दूसरे जो कुलीन लोग थे। इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से ये लोग कुछ विशेषाधिकार इनको प्राप्त था, कुछ विशेष छूट इनको प्राप्त, अधिकार प्राप्त था, है ना। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वाज, इस छूट में से सबसे महत्वपूर्ण क्या था, एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। राज्य को जो देने वाला कर था ना, उसकी छूट थी, उनकी माफ़ी थी। यानी जो पादरी जो थे, कलर्जी जो थे और जो कुलीन लोग थे, वो लोग जो है राज्य को टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे। द नोबल्स फर्दर इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेज, जो नोबल्स थे, नोबल का मतलब होता है कुलीन लोग जो थे, कुलीन लोगों को जो है कुछ अन्य सामंती विशेष, फ्यूडल का मतलब होता है सामंती, प्रिविलेजेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी इनको क्या था, प्राप्त था। तो क्या था वो, दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल था, तो इसमें शामिल था कि भाई सामंती जो कर था, है ना, वो शामिल था, सामंती लोग कर लिया करते थे टैक्स, विच दे एक्सटेटेड फ्रॉम द पीजेंट्स, जिसको वो किसानों से लिया करते थे, किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। पीजेंट्स वर ऑब्लिज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, पीजेंट्स जो थे मजबूर थे, किसान जो थे वो क्या थे, मजबूर थे, किस काम को करने के लिए, बाध्य थे, तो रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, अपने मालिक की जो है सेवा करने के लिए। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, उसके खेतों में और उसके घरों में जो है काम करने के लिए। टू सर्व इन आर्मी, सेना में जो है सेवा देने के लिए। और टू प्रिसिपिटेट इन बिल्डिंग रोड्स, और यदि मकान बन रहा हो या सड़क के निर्माण हो रहा हो
तो उसमें जो है सहयोग करने के लिए ये सारे लोग क्या थे, किसान जो थे वो बाध्य थे, ऑब्लिग थे। ठीक है। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेज कॉल्ड टाइड्स फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च भी किसानों से जो है एक कर लेता था, कर का एक हिस्सा लेता था जिसको टाइद कहा जाता था, जो कि एक धार्मिक कर था, एक रिलीजियस कर था, उसको लिया जाता, चर्च लेता था किसानों से। एंड फाइनली, और अंततः, ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तीसरे स्टेट के जो जितने भी लोग थे ना, उन सभी लोगों को जो है सरकार को कर चुकाना पड़ता था। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें जो है डायरेक्ट टैक्स था, सीधा कर था, जिसको जो है कॉल टाइल, जिसको टाइल कहा जाता था। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कई सारे जो है अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन, जो रोजमर्रा जो कंजप्शन, जो उपयोग की जो आर्टिकल्स थी, वस्तुओं थी, उस पे लगते थे। जैसे साल्ट पे, टोबैको पे जो कर लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स को उनको देना पड़ता था रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ स्टेट, जो राज्य के वित्तीय कामकाज का जितना बर्डन था ना, जितना बोझ था, थ्रू टैक्सेज वाज बोर्न बाय थर्ड स्टेट अलोन, अकेले जो अलोन है ना, अकेले जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो तीसरा जो स्टेट था, उस तीसरे स्टेट के लोगों से तो वसूला जाता था। तीसरे जो स्टेट के लोग थे, जो जनता थी जो थर्ड स्टेट में, उनको ये सारा चीज़ क्या करना पड़ता था, इनको वहन करना पड़ता था, वहन करना पड़ता था। ठीक है। आइए फिगर 2 देख लेते हैं। यहाँ जो बना हुआ था इसको देखिएगा, थोड़ा छोटा कर दूं मैं, क्लियर सब कुछ आ जाए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉरी, अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, स्टेट का समाज, नोट डैट विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड अदर्स पुअर। इस बात को नोट रखना है, आपको याद रखना है कि तीसरे स्टेट में, तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब भी थे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, इसमें जो है पादरी वर्ग है। सेकेंड स्टेट में जो नॉबिलिटी लोग हैं, जो क्लीन वर्ग हैं। और थर्ड स्टेट में देखिएगा बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स। बिग बिजनेसमैन का मतलब होता है बड़े व्यापारी, मर्चेंट का मतलब व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स जो अदालती कर्मचारी हैं, लॉयर्स वकील ईटीसी हैं। फिर है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, पीजेंट्स का मतलब किसान, और कारीगर, आर्टिसन मीन्स कारीगर है। और इसमें कौन है, स्मॉल पीजेंट्स छोटे किसान हैं। फिर लैंडलेस लेबर्स हैं, भूमिहीन मजदूर हैं। सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं। तो इस तरह से ये 3 स्टेट है, तीनों स्टेट का बंटवारा यहाँ दिया हुआ है। फिर आगे आइए, नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, न्यू वर्ड्स हैं, इसको देख लेते हैं। कह रहा है इसमें लिब्रे, तो लिब्रे क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है क्या, आपको पता है कि जो पादरी वर्ग है उसको क्लर्जी कहते हैं। तो कह रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, चर्च में के जो विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको जो है क्लर्जी कहते हैं। फिर है यहाँ टाइड है, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। टाइड जो है चर्च द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है ना। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 होता था, 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, डायरेक्ट टैक्स था ये, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से लगते थे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपके आर्टिकल्स पे लगते थे, एवरीडे कंजप्शन की जो वस्तुएं थी उस पे लगती थी। ओके, आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखता है, फिगर 3 लिख रहा है। फिगर 3, द स्पाइडर एंड द फ्लाई
मकड़ा और मक्खी, एन एनोनिमस इचिंग। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम या अनाम। इचिंग का मतलब हो जाएगा कि उत्कृष्ट चित्र या नक्काशी की बात है। यहाँ फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर पे जो है कई कई कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये मकड़ा की तरह जो है इसको दिखाया गया है ना, और यहाँ पे गरीब को जो है एक मक्खी की तरह दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, क्या है पढ़ते हैं इसको। यहाँ जो नीचे चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, इसका यहाँ दिया हुआ है द नोबल मैन इज द स्पाइडर। जो कुलीन व्यक्ति है उसको मकड़ा बताया गया है। द पीजेंट द फ्लाई। जो किसान है उसको जो है मक्खी की तरह दिखाया गया है। यहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। शैतान के पास जितना ही होता है वह उतना ही उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, उतनी उसकी मांग चाहत बढ़ती जाती है। इसको लिखा गया है, देखिए यहाँ खजाना दिखाया गया है कि भाई ये ला रहे हैं, किसान ला रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, लेकिन जो कुलीन व्यक्ति है उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ते चली जा रही है। यहाँ देखिए क्या लिखता है, द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाद। जो गरीब बेचारा है सब कुछ ला रहा है, क्या क्या, तो उसको अनाज ला रहा है, फल ला रहा है, पैसा ला रहा है, सलाद ला रहा है, सब कुछ ला रहा है। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। जो मोटा जमींदार है ना, वहाँ बैठा हुआ है तैयार, सब कुछ लेने के लिए बैठा हुआ है एकदम। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक। वह जो है उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। जो गरीब बेचारा ला के सब कुछ देता है वह देखता तक नहीं है। ये बातें जो है यहाँ लिखी गई है, ठीक है। यहाँ देखिए एक्टिविटी भी आपको एक करने के लिए दिया गया है। एक्सप्लेन वाई द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेड द नोबल मैन एज द स्पाइडर एंड द पीजेंट एज द फ्लाई। क्रियाकलाप कह रहा है करने के लिए कि बताइए कि चित्रकार ने जो है जो कुलीन व्यक्ति है ना, जो नोबल मैन है, उसको जो है एक स्पाइडर की तरह, एक मकड़े की तरह क्यों दिखाया है, और जो पीजेंट है, जो किसान है, उसको मक्खी की तरह क्यों दिखाया है। इसको आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जीने, जीने का स्ट्रगल, जीने का संघर्ष, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जनसंख्या जो है ना 1715 में 23 मिलियन थी, यानी 2.3 करोड़ उसको कह सकते हैं, लेकिन 1789 में क्या हो गई, 2.8 करोड़ हो गई, 28 मिलियन हो गई, यानी उस हिसाब से वो बढ़ी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। इससे क्या हुआ, जो जनसंख्या बढ़ी तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अनाज की डिमांड बढ़ गई। जो फूड ग्रेन है उसकी तेजी से डिमांड क्या होगी, रैपिड इंक्रीजमेंट हो गया इन डिमांड, मांग में तेजी से वृद्धि हो गई अनाज की, बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ गई थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो अनाज के उत्पादन थे ना, अनाज के उत्पादन जो है उनकी डिमांड की तुलना में ज़्यादा उत्पादित नहीं हो सके, उस तुलना में वो गति नहीं कर रहे थे, उनके उत्पादन हो नहीं रहे थे। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेबल डाइट। इसलिए जो ब्रेड का प्राइस था, जो पावरोटी की जो कीमत थी ना, जो कि एक स्टेबल डाइट था, उसको कह सकते हैं कि सबके लिए जो है एक जरूरी, एक मुख्य आहार था, भोजन का एक मुख्य आहार कह सकते हो, मुख्य खाद्य कह सकते हो। अब द मेजोरिटी, बहुत सारे लोगों के लिए रोज रैपिडली वो क्या होने लगा, वो माने उसकी कीमतों में वृद्धि होने लगी, उसके प्राइस क्या होने लगे, बढ़ने लगे। किसके, ब्रेड के। और ब्रेड क्या था, तो मुख्य खाद्य पदार्थ था, उसके प्राइस बढ़ने लगे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप। बहुत सारे कामगार जो थे कारखानों में मजदूरी करते थे, है ना।
हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेज, जिनके मालिक जो हैं उनकी मजदूरी तय करते थे, उनके वेजेज को फिक्स्ड किया करते थे, मजदूरी को तय करते थे। बट वेजेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, लेकिन रोटी की जो कीमतें बढ़ रही थी ना, उसकी तुलना में बात की जाए तो उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। उनके जो वेजेस थे महंगाई के दर में जो प्राइसेस राइज कर रहा था, महंगाई जो बढ़ रही थी ना, उस तुलना में उनके वेजेज नहीं बढ़ रहे थे, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, है ना। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेन, इससे क्या हुआ कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो चौड़ी हो गई, यानी गरीब गरीब होते चले गए और अमीर अमीर होते चले गए, ये स्थिति क्रिएट हो गई। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, ये चीज़ें और ज़्यादा चिंतनीय हो गई कब, जब ये जो ड्राउट है ना, जो सूखा है, या जो हेल है, यदि ओले पड़ गए, पत्थर पड़ गए, है ना, तो उस स्थिति में जो है जब फसल रिड्यूस हो जाता था, अनाज की कम पैदावार होती थी, तो उस स्थिति में स्थितियां जो है और बद से बदतर हो जाती थी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यह जो था ना एक जीविका का संकट उत्पन्न कर देता था, एक रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता था कि कैसे जिए। समथिंग दैट ऑक्यूड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम, जो कि ओल्ड जो रिजिम था, जो प्राचीन राजतंत्र था फ्रांस में, उस समय जो है फ्रांस में काफ़ी आम बातें थी, कई बार ऑक्यूड हुआ, ऐसी घटनाएं घटी थी कि जीविका का क्राइसिस हो जाता था। इस तरह की स्थितियां जो है क्या हो गई, आती थी। ठीक है, यहाँ देखिएगा न्यू वर्ड्स दिया हुआ है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है, जीविका संकट का क्या मतलब होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, एक ऐसी चरम स्थिति, एक्सट्रीम सिचुएशन कह सकते हैं, वेयर द बेसिक मीन्स, जब जो है जीवित रहने के लिए, मीन्स बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीवित रहने के लिए जो आधारभूत जो साधन है ना, जो एकदम न्यूनतम जो साधन है, आर इंडेंजर्ड, वो खतरे में पड़ जाए, है ना, तो उस स्थिति को जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, जीविका संकट कहा जाता है। एक है एनोनिमस, क्या है, अनाम किसको कहते हैं, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, जिसका नाम मालूम नहीं हो उसी को जो है एनोनिमस या अनाम कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो एक बना हुआ है, ये फिगर 4 बना हुआ है। द कोर्स ऑफ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यहाँ जो कोर्स एक चक्र दिया हुआ है, किस चीज़ का चक्र है, तो जीविका संकट का, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का चक्र है ना। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। यहाँ कुछ एक्टिविटी आपके लिए दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेज इन फिगर 4 विथ अप्रोप्रिएट टर्म्स फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये जो दिए गए हैं इनमें से जो है उचित शब्द जो है उसको चुनकर वहाँ लिखना है फिगर 4 में। फूड राइट्स, फूड राइट्स का मतलब होता है खाद्य दंगे। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, अनाज का संकट हो जाए। इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाए। राइजिंग फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस जो है बढ़ जाएं, है ना, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएं। या वीकर बॉडीज, जो कमज़ोर शरीर है, तो इसमें आपको देखकर जो है आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है, ये बॉक्स जो दिए गए इसमें आपको फिल करने का काम करना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ बैड हार्वेस्ट, खराब फसल होगा। यहाँ दिया हुआ डिजीज इपिडेमिक, महामारी हो जाए। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो जो है अब क्या कर सकते हैं, पावरोटी ब्रेड को नहीं खरीद सकते हैं। इसमें बाकी खालिस्तान में भरना है आपको। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। कह रहा है कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, ग्रोइंग का मतलब होता है उभरता हुआ, है ना, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग। इन विजेज एंड एंड टू प्रिविलेजेज,
जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है उसने जो है जो प्रिविलेजेस थे ना, जो विशेषाधिकार थे, उनको एंड करने का क्या किया, उन्होंने कल्पना किया, इनविसेज किया, इनविसेज, ओके, इनविस किया, कल्पना की। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स, इन द पास्ट का मतलब होता है अतीत में, भूतकाल में, पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। जो किसान थे और जो कामगार लोग थे ना, वो ऑलरेडी जो बढ़ती हुई जो टैक्सेस थे, जो कर थे, और जो भोजन की अभाव जो हो रहे थे, उसको लेकर जो है वो विद्रोह कर चुके थे, ओके। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स, लेकिन उनके पास अभाव था। किनका अभाव था? तो मीन्स का, साधनों का अभाव था, और कार्यक्रमों का, प्रोग्राम्स का अभाव था। टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जो चेंजेस लाना था ना, जो बुनियादी बदलाव लाने के लिए जो साधन चाहिए थे, जो मीन्स चाहिए थे, जो कार्यक्रम होने चाहिए थे, उनका उनके पास क्या था? लैक था, उनके पास अभाव था। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट, ये चीज़ें जो हैं तीसरे स्टेट के उन समूहों में उठाई गई, लेफ्ट की गई, हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज, जो कि अब क्या हो चुके थे? जो समृद्ध हो चुके थे, जो प्रोस्पेरस बन चुके थे। एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज, जो शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ गए थे, उनके मन में जो है इस तरह के विचार उभरने शुरू हुए। तीसरे स्टेट के उन समूहों ने जो है इस तरह की जिम्मेवारियां लेनी शुरू की। किस तरह की जिम्मेवारियां? तो रिवोल्ट्स की, विद्रोह की, फाइट्स की। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class। जो 18वीं सदी है, उस 18वीं सदी में जो है एक सोशल ग्रुप का इमरजेंस होता है, एक सामाजिक समूह की उत्पत्ति होती है, उदय होता है, जिससे मध्यम वर्ग कहा जाता है। हु अर्नड देयर वेल्थ, जो धन कमाए, कहाँ से? थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, जो फैलते हुए, जो विस्तृत होते हुए जो समुद्र पारीय जो व्यापार थे उससे, एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चर्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं के उत्पादन से, सच है जैसे कि वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स डैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और बाउट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के जो धनवान, जो धनी मनी लोग थे, उनके द्वारा या तो एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना, या तो उसको क्या कर लिया जाता था? बाउट कर लिया जाता था। किन चीज़ों को? तो जो ऊनी और रेशमी कपड़े थे, या तो उनका निर्यात करते थे, या तो उनको खरीद लेते थे समृद्ध लोग। उन सभी चीज़ों से, वस्तुओं के उत्पादन, उस तरह की वस्तुओं के उत्पादन से, या समुद्र पारीय जो व्यापार थे, उनसे उन्होंने क्या किया था? अपने वेल्थ को क्या किया था? अर्न किया था, धन को कमाने का काम किया था। किसने? तो मिडिल क्लास ने, ओके। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers and administrative officers। जो व्यापारी थे या जो उत्पादक थे, जो उत्पादन का काम करते थे, इनके साथ साथ तीसरे स्टेट में जो है कुछ प्रोफेशनल लोग भी थे, जैसे वकील थे, या प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले लोग थे, प्रशासनिक सेवा देने वाले लोग थे, है ना। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड डैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये सारे लोग शिक्षित थे और उनका ऐसा विश्वास था कि समाज में, सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, नहीं होना चाहिए जिसको विशेष क्या हो? एक विशेष अधिकार मिले, जन्म से जिनको एक विशेष अधिकार मिले। इस तरह का समाज में कोई समूह नहीं होना चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इसके अलावा उनका विश्वास था कि किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक पोजीशन है ना, उसके मेरिट पे आधारित होना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए, उसकी योग्यता पे निर्भर करना चाहिए, है ना। दीज आइडियाज इनविसेजिंग अ सोसाइटी, ये जो विचार है ना,
एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो कि आधारित है किस पे? स्वतंत्रता पे, एक समान नियमों पे और अवसर की समानता पे। वर पुट फॉरवर्ड बाय philosophers सच एज जॉन लॉक एंड जॉक रूसो, है ना, जिसको जो है पहले ही जिसको रखा, जिन्होंने बता दिया है किसने, तो दार्शनिक कौन कौन है? जॉन लॉक ने और जॉक रूसो ने, जिसको पहले ही क्या कर दिया था? प्रस्तुत कर दिया था, जिसको फॉरवर्ड कर दिया था। उस तरह के जो सोसाइटी है उसकी परिकल्पना की ये विचार हैं। इन हिज टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक साउट टू रिफ्यूट, लॉक ने रिफ्यूट किया। रिफ्यूट करने का मतलब है उसको नहीं मानना, उसका खंडन करना। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, मोनार्क के एक छत्र अधिकार का, है ना, एकाधिकार का, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है, जो डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, और दैवीय सिद्धांत जो है, यानी एकाधिकार और दैवीयता का, ईश्वरीयता का, कि ईश्वर के द्वारा जो है क्या किया गया? मोनार्क को बड़ा बनाया गया, राजा को बड़ा बनाया गया है। आप प्रजा का काम है उसकी सेवा करना। इसको ये क्या करता है? लॉक साउट क्या करते हैं? इसको जो है रिफ्यूट करते हैं, इसका खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। ऑल मेंस आर इक्वल, सभी जो है एक समान है ना, सभी मानव एक समान है, इस तरह की बातों कहते हैं। ठीक है। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, जो उनका आइडिया है ना, किस चीज़ का आइडिया? जिसमें राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों का जो सिद्धांत है उसका वो खंडन कर रहे हैं, उस विचार को जो है, उस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए प्रपोज करने का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के एक रूप का जो है, एक ऐसे सरकार के रूप का प्रपोज कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, बेस्ड ऑन, जो आधारित है अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक अनुबंध पर, बिटवीन के बीच, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधियों के बीच। यानी रूसो जो है अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित जो है सरकार का क्या रखते हैं? प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू, इसकी लिखने वाले कौन हैं? तो मॉन्टेस्क्यू हैं। प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर, उसमें मॉन्टेस्क्यू ने प्रस्ताव रखा है क्या? डिवीजन ऑफ पावर का, शक्तियों के बंटवारा का, विद इन द गवर्नमेंट, यानी सरकार के अंदर जो है शक्तियों के बंटवारे का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। बिटवीन किनके बीच? तो लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एंड द जुडिशियरी और न्यायपालिका। यानी कहने का मतलब ये है कि मॉन्टेस्क्यू ने जो उनकी एक रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उस रचना में क्या किया है कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, ये जो दिख रहा है उसके बीच क्या किया है? सत्ता विभाजन की बात कही है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, यह जो सरकार का जो मॉडल है ना, इस मॉडल को रखा गया, फोर्स में लाया गया, लागू किया गया। कहाँ पे? यूएसए में। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब 13 उपनिवेश जो है ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हुए, आज़ाद हुए, तो उन 13 उपनिवेशों में यूएसए में क्या किया गया कि ये जो मॉडल था, इस मॉडल को लागू किया गया। ठीक है। तो वहाँ यूएसए में लागू किया गया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, अमेरिकी संविधान और जो उसमें व्यक्तिगत अधिकारों के जो गारंटी दी गई है ना, वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एक महत्वपूर्ण उदाहरण था किसका? फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस,
फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे ना, उन राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, और इसका जो गारंटीड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो इसके व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी थी ना, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। ठीक है। द आइडिया ऑफ दिज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड, दार्शनिकों के इन विचारों को जो है क्या किया गया, जो विचार थे ये दार्शनिकों के जो विचार थे वह डिस्कस किए गए, उनकी चर्चा की गई। इंटेंसिवली मीन्स होता है कि बहुत बार, है ना, अधिकता से, गहनता से। इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज, सैलून में और कॉफ़ी हाउसेज में इसकी क्या की गई, गहनता से जो है इसकी फिलोसफर्स के जो विचार थे इस पर डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया, बातें की गई। एंड स्प्रेड एमोंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, और किताबों और समाचार अखबारों के यानी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के बीच क्या किया गया, इसको फैलाने का काम किया गया, इन विचारों को। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स, समूह में जो है इन विचारों को जो है क्या किया जाता था, पढ़ा जाता था, जोर जोर से जो है पढ़ा जाने लगा था ये चीज़ें। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, उनके लिए, उन चीज़ों को, उन लोगों को समझने के लिए जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, जो लिख नहीं सकते थे, उनको उसकी जानकारी हो, उनको उस मॉडल का ज्ञान हो, इसके लिए जोर जोर से क्या किया जाने लगा, उसको पढ़ा जाने लगा। ठीक है। द न्यूज, समाचार, डैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेज, समाचार क्या था कि लुई 16 जो थे योजना बना रहे थे कि कुछ और टैक्स को इम्पोज किया जाए, लागू किया जाए। इम्पोज करने का मतलब लागू करना। टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेज ऑफ द स्टेट, ताकि जो राज्य का जो खर्च है उस खर्च को वहन किया जा सके, इसके लिए और टैक्स को लागू किया जाए। इसका जो न्यूज़ था, इसका जो समाचार था, जनरेट एंगर, इससे लोगों में क्या आ गया, गुस्सा आ गया, लोगों में क्रोध आ गया, है ना, लोग भड़क गए। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेज, और जो प्रिविलेजेज का सिस्टम था ना, जो विशेषाधिकार का सिद्धांत था, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है। आइए सोर्स ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा और बड़ा कर ले इसको। यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिजीम, प्राचीन राजतंत्र में हुए जो अनुभव थे उनके वृत्तांत यहाँ दिए गए हैं। कह रहा है कि जॉर्ज डेंटन के बारे में कह रहा है कि जॉर्ज डेंटन, हु लेटर बिकेम एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, जो कि बाद में आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय हुए, रोट टू अ फ्रेंड इन 1793, अपने मित्र को जो है 1793 ईस्वी में लिखते हैं, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज। उसमें जो बातें लिखते हैं उसमें जो है पीछे देखते हैं, जहां अपनी तुरंत उन्होंने अपनी पढ़ाई को क्या किया था, पूरा किया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद का जो समय था उस समय को याद करते हुए वो लिखते हैं। कहते हैं कि आई वॉज एजुकेटेड इन रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस, मैं प्लेसिस के आवासीय विद्यालय में पढ़ा था, यानी वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई थी। देयर आई वॉज इन कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन, वहाँ मैं जो महत्वपूर्ण लोगों की संगति में था, यानी वहाँ जो है अच्छे अच्छे लोग, महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला था। वंस माई स्टडीज इंडेड, एक बार जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, यानी जब उनका पढ़ाई फिनिश हो गया, आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं खाली था एकदम। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट, एक नौकरी की तलाश करने लगे हो, है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट इन पेरिस, पेरिस के न्यायालय में नौकरी पाना
नौकरी मिलना इम्पॉसिबल था, असंभव था। द चॉइस ऑफ ए कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट अ नोबल बाई बर्थ। जो आर्मी का चॉइस था, यानी आर्मी में, सेना में नौकरी पाना, कह रहे हैं कि वॉज नॉट ओपन टू मी, मेरे लिए खुला नहीं था, मैं सेना में नौकरी नहीं कर सकता था। बिकॉज क्यों? एज आई वॉज नॉट अ नोबल बाई बर्थ, क्योंकि मैं जन्म से जो था, कह रहे कि जन्म से कुलीन नहीं था, जन्मजात कुलीन नहीं था, है ना। नॉर डिड आई हैव अ पैट्रोन, और न ही मेरा कोई संरक्षक था, इसीलिए जो है मुझे सेना में नौकरी नहीं मिल सकता था। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूज, चर्च भी जो है उनको आश्रय नहीं दे सका। आई कुड नॉट, रिफ्यूज का मतलब होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है आश्रय प्रदान करना, आश्रय। आई कुड नॉट बाई एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पोसेस अ शू, मैं कोई ऑफिस भी खरीद नहीं सकता था, यानी मैं कंपनी भी स्थापित नहीं कर सकता था, मैं कोई ओहदा भी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि मेरे पास एक सू नहीं था। सू एक फ्रांसीसी पैसा है ना, यानी लोग कहते हैं कि मेरे पास एक रुपया तक नहीं था कि मैं कर लूँ, पैसा तक नहीं था, तो नहीं था। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक टू मी, मेरे जो पुराने मित्र थे वो मुझसे मुंह मोड़ लिए थे। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन, सिस्टम ने मुझे जो शिक्षा तो दिया था, सिस्टम ने मुझे, यानी व्यवस्था ने मुझे पढ़ा लिखा तो कर दिया, विदाउट हाउ एवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज, बिना मुझे कोई ऐसा फील्ड दिए कि कहाँ मैं अपने टैलेंट को, जो उनके अंदर का जो टैलेंट था, उनकी प्रतिभा थी, उसका यूटिलाइज कहाँ करें, उसको कहाँ दिखाएं, उसको बिना प्रदान किए ही सिस्टम ने उनको क्या कर दिया, उनको पढ़ा लिखा तो कर दिया, लेकिन कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराया, कोई जगह नहीं दिया जहाँ पे वो अपने टैलेंट को शो कर सके। ठीक है। एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम 1787 टू 1789। आर्थर यंग नाम के इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे, उन्होंने जो है 1787 से 1789 के बीच जो है फ्रांस की यात्रा उन्होंने किया। एंड रोट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज जर्नी, और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत उन्होंने लिखा। ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट हिस्सा, जो चीज़ उन्होंने देखा अक्सर उस पर वो टिप्पणी करते थे। ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड एंड वेटेड अपॉन बाय स्लेव्स, वह जो कि गुलामों के द्वारा जो है सेवा करने का जो डिसीजन लिए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इल ट्रीटेड स्लेव्स एट डैट, और वो गुलामों के साथ क्या करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। मस्ट बी फुली अवेयर, उनको ज़रूर जो है इससे अवेयर होना चाहिए, इस बात को दिमाग में रख लेना चाहिए। डैट बाय डूइंग सो, इस तरह करते हुए, ही इज प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन अ सिचुएशन, वह अपने संपत्ति को और अपने जीवन को एक ऐसी स्थिति में प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ही वुड बी इन, जो कि बहुत अलग होगा वर्तमान समय से, है ना। हैड ही चूजन द सर्विसेज ऑफ फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन, यदि वो मुफ्त रूप से किसी स्लैब को रखते और उनके साथ यदि अच्छा व्यवहार करते, तो जो सिचुएशन क्रिएट होता, कहने का इनका मतलब है वो अभी इनके साथ क्या कर रहे हैं कि इन जो स्लेव्स हैं उनके साथ जो है गलत व्यवहार जो कर रहे हैं, तो एक ऐसे गलत सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं जो कि नियंत्रण से बाहर होगा, कुछ अनहोनी होने वाली है। एंड ही हु चूजेज टू डाइन टू अकम्पनीमेंट ऑफ हिज विक्टिम्स ग्रोन्स, जो पीड़ित की जो करा है ना, जो चीख है, ग्रोम्स का मतलब होता है उनकी चीख, ग्रोन्स का मतलब है विक्टिम होता है पीड़ित, जो पीड़ित की चीख के साथ कराह को सुनते हुए, जो ये डाइन का मतलब होता है भोजन करना, जो भोज उड़ाना पसंद करते हैं, जो चूज किए हुए हैं कि भाई पीड़ित कराते रहें और हम भोज उड़ाएं, है ना। शुड नॉट कंप्लेन, उन्हें जो है
कंप्लेन नहीं करना चाहिए। इफ़ ड्यूरिंग अ राइट हिज डॉटर गेट्स किडनैप्ड, यदि दंगे के दौरान उनकी पुत्री जो है अपहरण कर ली जाती है, उसका अपहरण हो जाता है, और हिज सन्स थ्रोट इज स्लिट, और उसके पुत्र का जो गर्दन है उसको काट दिया जाता है, तो उनको जो है कंप्लेन नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए यदि इस बात को लेकर, यदि उनके साथ वो इल ट्रीटेड कर रहे हैं और स्लेव्स जो है वो बागी बनकर क्या कर रहे हैं, उनकी दंगा कर रहे हैं, और दंगा करने के दौरान जो है उनकी लड़कियों को किडनैप कर दिया जा रहा है, या उनके बच्चों के, उनके बेटों के गर्दन काट दिए जा रहे हैं, तो उनको शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सीन क्रिएट करने का काम उन्हीं लोगों ने किया है ना, उनके साथ, उस स्लेव्स के साथ गलत व्यवहार करके। ठीक है, आइए यहाँ पे एक्टिविटी क्रियाकलाप कुछ दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है, इसको जरूर आप कमेंट करेंगे। व्हाट मैसेज इज यंग ट्राइंग टू कन्वे हियर, यहाँ यंग जो है किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। Whom does he mean when he speaks of slaves, गुलामों से उनका क्या आशय है। Who is he criticizing, वो किसकी आलोचना कर रहे हैं। What danger does he sense in the situation of 1787, सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है। इन सभी सवालों को आप जो है, इनका जवाब जो है कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।